इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं और अभी खबर ये भी आ रही थी कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर दिया, 40 मिसाइलें दागी गई हैं, तो क्या लग रहा है ये युद्ध कहीं रुकेगा या नहीं, या मध्यस्थता होगी या नहीं? देखिए अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है जीतू, क्योंकि अभी जो चीजें हैं वो सही नहीं चल रही है। कल बहुत बड़े बयान आए हैं, चाहे मध्य प्रदेश का ले ले, इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ और फॉरेन सेक्रेटरी, हर एक का बयान जो है सीधा टारगेट एक दूसरे पे किया जा रहा है। जहां रशिया जो है पूरी तरह ईरान के साथ नजर आ रहा है, चीन भी नजर आ रहा है। वहीं ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका और रशिया और बाकी देश जो है वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तो कल ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मधुदेव ने जो बोला कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि अगर परमाणु बम की बात हो रही है जी। तो बहुत देश ऐसे तैयार हैं जो ईरान को परमाणु बम दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है वो ये परमाणु बम के ऊपर ही निर्धारित है। ईरान ने जो परमाणु बम बनाए हैं, इस पे जो अमेरिका और इसराइल को आपत्ति है, उस पे ये युद्ध बहुत हद तक चल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि अभी ये युद्ध जो है बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अभी रुकना इसका मुश्किल है, क्योंकि कल भी इसराइल ने जो है ईरान पे हमला किया। और जो है यूएस भी कंटिन्यू, जो कल बयान आया है, बड़े बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ यूएस के जो बीटी बॉम्बर्स है वो जो है उन्होंने ईरान की साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है। तो ये तीन जो कल कल बड़ी साइट पे भी हमला हुआ, जी। ये बहुत ज्यादा एक ईरान को आपत्ति रही है उसमें कि ऐसे, क्योंकि देखिए उन्होंने, ईरान ने पहले कह दिया कि जब है पहले ही उम्मीद थी कि यहाँ पर हमला होगा, तो ये बड़े न्यूक्लियर साइट्स है। और न्यूक्लियर साइट्स से उन्होंने पहले ही अपने जो इम्पोर्टेंट जो सामान था वो पहले ही जो है हटा लिया था। मैम, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, अगर हम बात करें ईरान और इजराइल की, ये जंग कहीं भी रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मीडिएशन की बात लगातार की जा रही है, अमेरिका खुद कह रहा है कि अब ईरान को रुक जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और लगातार ये जो कार्रवाई है, जंग की जो ये मिसाइल अटैक है, दोनों देशों की तरफ से चल रहे हैं, तो किस दिशा में ये जा रहा है? इस समय बिल्कुल अनक्लियर है सिचुएशन, बिकॉज कोई भी युद्ध तो चाहता नहीं है, यह तो निश्चित है, क्योंकि दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके कि युद्ध में कोई किसी को भी फायदा होगा। तो दोनों देशें अगर संयम रखें, और अब तो यूनाइटेड स्टेट्स भी यही कह रहा है कि वो नहीं चाहते कि फर्दर एस्केलेशन हो इस वॉर में, वरना बहुत बड़ा डिजास्टर शुरू हो जाएगा। मिडल ईस्ट भी नहीं चाहता है कि बहुत ज़्यादा ये हो, और देश बट गए हैं एक्चुअली, क्योंकि रशिया अपना अलग कर रहे हैं, चाइना अलग कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ देने को तैयार हैं ईरान को, तो वो अपने फ़ायदे को देख रहे हैं। बट उससे किसी जन हानि उसमें बहुत होगी। तो अभी इस समय सब लोग को संयम बरत रहे हैं और थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए। जैसे हिंदुस्तान ने भी पहलगाम का जब अटैक हुआ था, उन्होंने जो करना था वो कर लिया, और उसके बाद दे पॉज्ड, बिकॉज ये एक रिक्वेस्ट आई दोनों, क्योंकि किसी को भी कोई फायदा नहीं है इसमें, जिससे कि लोगों को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा हो, तब तो उस चीज को वो आगे बढ़ाएं। इस समय संयम की जरूरत है, और इस समय हमारी जनहित की बातचीत जरूरत जारी है। रहेगी। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता रहे हैं, किस तरह से जो ईरान है वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, और ऐसे में ये समझना जरूरी होगा कि क्या ये वॉर एस्केलेशन है, लगातार ये जंग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए किरण, जो ये जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अभी चिंता का विषय बन रही है कि हमें लगा था कि ईरान शायद अब थम जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए ईरान थम जाता, ईरान को प्रोवोक किया गया। अगर अमेरिका हमला नहीं करता और उसके बाद जो है एक बातचीत का दौर शायद चलता, तो चीज़ें जो है वो थोड़ी अलग हो सकती थी। शायद यहाँ पर शांति जो है स्थापित करने की जो बात लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही थी, वो यहाँ पर संभवतः चीज़ें हो सकती थी। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ये संभवतः अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए यूएन का दरवाजा, और देखिए हम लगातार जो बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर तमाम देश मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद है, और ऐसे में देखिए रशिया की तरफ से कह
दिया गया है कि ये जो अमेरिका का हमला हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं रहा है। एक तरह से आपने पेंडोरा बॉक्स जो है उसको खोल दिया है, जिसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है उसकी जानकारी, सिविलियंस की खास तौर से जो है उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे। देखिए, यूएन महासचिव गुटरेस की तरफ से ईरान को यह समझाया गया है कि आप जो परमाणु हथियार या वेपन बनाने की तरफ लगे हुए थे वो आपको खत्म करना होगा। एक तो एनपीटी संधि है, ट्रीटी है ये, और आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इस बीच में ये ईरान को एक तरह से धक्का भी लग सकता है अगर चारों तरफ से ये बातें उठे कि नहीं, ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और ऐसे में ईरान को पीछे हटने की जरूरत है, और संभवतः हो सकता है फिर अमेरिका भी जो है वो पीछे हट जाए। इन सब के बीच में देखिए, ब्रिटेन की तरफ से कल जहां अमेरिका का साथ दिया गया था, एक समर्थन देता हुआ वो दिखाई दिया था, आज एक बार फिर से वो शांति वार्ता की बात जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि सभी समस्याओं का समाधान जो है वो शांति और बातचीत के जरिए होना चाहिए। लेकिन मुख्य जो मुद्दा है, मुख्य जो इस पूरे हमले को लेकर के बातें हैं वो है न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, जिसको नहीं बनाना है या बनाना है, कितने देशों के पास होना चाहिए। मुझे लग रहा है बातचीत जो है उसके ऊपर यहाँ पर गीतू होनी चाहिए, क्योंकि हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। अगर अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, ठीक है, आपके पास जो है 67 से पहले है जब ये ट्रीटी जो है वो साइन नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर में लिखा गया जिसमें आप सबने सिग्नेचर किया है, तो उस बात को देखिए, ना केवल ईरान माने, ना केवल जो है उत्तर कोरिया माने, ना केवल दूसरे देश जो है वो माने, सऊदी अरब माने, ये मानना जो है वो रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए। लेकिन देखिए वो नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है और इस वजह से कोई उनसे जो है पंगा लेगा नहीं। देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आखिर आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है, क्योंकि ये जो जंग है, ये युद्ध है, ईरान और इजरायल के बीच रुकता और थमता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी भी तरह से बातचीत की जो पेशकश अगर कोई कर भी रहा है तो उसे नहीं माना जा रहा है। तो क्या माने, क्या ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा, या फिर अमेरिका ने जिस तरह से इसमें एंट्री ली है, अमेरिका का एक और रोल हम यहाँ पर देख सकते हैं? अगर वो रोल हुआ अमेरिका का दोबारा, तो वही भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि एक बार अमेरिका अगर शुरू हो गया तो वो रुकेगा नहीं। उसके बाद वो वार्निंग दे चुके हैं। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र से इनकी मीटिंग हुई है, ये सारा गुमराह करने का तरीका है। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि यूएन को कि हमने उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, पानी नहीं दे रहे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, बिल्कुल गलत है। ऐसे ही ईरान अपना पक्ष रख रहा है, क्योंकि उनको भी अपनी कमजोरियां तो छुपानी है ना। जो वो चालाकियां कर रहे हैं उसको वो कैसे कहें कि भाई हम कर रहे हैं ये चीज, तो वो कभी एडमिट नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है समझना कि ईरान के पास न्यूक्लियर होना एक बहुत बड़ी डर की बात है, मिडिल ईस्ट के लिए भी, इंडिया के लिए भी, इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस समय अमेरिका अपनी जो पोजीशनिंग कर रहा है वो मिडिल ईस्ट में इराक, यूएई और बहरीन की तरफ अपने वो मूव्स कर रहे हैं, तो वो भी रेडी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इजराइल सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तीसरा, सऊदी अरेबिया और जो ऑयल की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे भी टारगेट हो रहा है। तो ये एक बहुत भयंकर रूप ले सकता है, इसीलिए संयम की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक समझौता कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान झूठ बोल रहा हो तो आप उससे कैसे आप समझौता कर सकते हैं। ईरान ने छुप के सब कुछ करते रहे और मना किया। ऐसे ही पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने घर पे रखा, मिलिट्री क्वार्टर्स के आसपास, और ये कहते रहे कि हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है वो। लेकिन फिर जाके यूएस ने उसको पकड़ा ना, उन्हीं के घर में जाके उन्होंने उनको निकाला और टेक केयर किया इस मामले को। तो ये सब जो आजकल झूठ नहीं चलता, दुनिया में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ है। जैसे इंडिया ने जैप करके एकदम डिसमेंटल करके बिल्कुल सटीक तरीके से और बिना किसी को हार्म किए इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह आई थिंक दूसरे देश भी अब उसी रणनीति को इंडिया से सीख के अपना रहे हैं कि जाके उन चीज़ों को ख़त्म कर दो जैसे ईरान में किया गया, ताकि वो कर ही नहीं पाए आगे। अब दोबारा हो, चाहे उन्हें चाइना हेल्प करे चाहे रशिया हेल्प करे, समय तो लगेगा ना उस स्थिति को वापस आने में। तो ये ज़्यादा डर ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे अगर अटैक होते हैं तो फिर इसमें बहुत ही जनहानि होगी, ऐसा मेरा विचार है। जी बिल्कुल। और इस वक्त मेरी सहयोगी किरण भी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। डॉक्टर पूर्णिमा,
किरण, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, देखिए जो बात यहाँ पर आप कह रही हैं कि ठीक है एनपीटी ट्रीटी है तो ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस ट्रीटी में और भी कई बातें हैं जिसको जो है बाकी देशों को भी समझना है, लाइक अमेरिका को समझना है, चाइना को समझना है, ब्रिटेन को समझना है, क्योंकि लगातार ये तो वेपन बनाते चले जा रहे हैं, उनकी तो संख्या बढ़ती इनके पास चली जा रही है। दूसरी चीज ये है कि क्या सिर्फ एक परमाणु हथियार को एक नैरेटिव के तौर पर क्रिएट किया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ परमाणु हथियार बनाना, वेपन बनाना, यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा जो अमेरिका के लिए भी था या अन्य देशों के लिए था, तो फिर सत्ता परिवर्तन की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप क्यों नजर आ रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता किसके हाथ में है। आज आप देखिए नॉर्थ कोरिया में है, अगर नॉर्थ कोरिया थोड़े सा भी बिदक गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो मैस डिस्ट्रक्शन होता है न्यूक्लियर के कारण, उस वजह से सब डरे हुए हैं। और रेडिएशन अगर हो गया तो फिर तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी, लोगों के लिए भी और देशों के लिए भी। तो सत्ता परिवर्तन इसलिए क्योंकि कभी जैसे खुमानी है या कोई भी है, ये लोग जब इनका माइंडसेट जैसा है, ये लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लीगल लेकिन नहीं डॉक्टर करना पूर्णिमा, चाहे। ये खमरेई की तरफ से, ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहे थे कि देखिए हम इसका जो इस्तेमाल है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से नहीं करेंगे, और इस बात को वो बार बार एश्योर कर रहे थे। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि नहीं, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ईरान प्रूव कर चुका है। बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स ने कोशिश की, बहुत उनको सपोर्ट करने भी की कोशिश भी की है, लेकिन उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हर बार वो झूठे साबित हुए हैं। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल सही है जो डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं, कि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई और अगर आ जाए तो बात अलग है। जी, नहीं, बट तो मैम इस बात को भी अब थोड़ा जिस तरह समझना चाहेंगे से कि सत्ता परिवर्तन से डोनाल्ड ट्रंप को क्या मतलब अर्थ है, क्योंकि आप किसी एक देश की सत्ता को क्यों, आपने सीरिया में ऐसा ही किया है, आपने अन्य देशों में भी यही स्थिति पैदा कर दी है। क्या आप सिर्फ अपनी वर्चस्वता को बनाने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर नंबर 1 में हमें वापस आना है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वापस से वो लाइन लेकर के आनी है? तो क्या ऐसे लेकर, क्योंकि सत्ता परिवर्तन आपके लिए आप नहीं कर सकते, वहां की आवाम करे तो समझ में आता है। ये तो बात सच कह रहे हैं आप। देखिए अमेरिका ग्रेट ऑलरेडी है, उसको ग्रेट अगेन की बात नहीं है। इस समय वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है, अगर हम पसंद करें या ना करें। हो सकता है हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ जाए तो बहुत ही समस्याओं का थोड़ा समाधान होगा, क्योंकि मोदी जी बहुत तरीके से काम करते हैं और हर जगह इतना सुलझावा नहीं होता। तो कई सब लोगों का जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल। हालत है इस और समय। डॉक्टर पूर्णिमा, तो यहाँ वो पर मैम हमें रुकेंगे ये नहीं। भी समझना होगा, क्योंकि लगातार ईरान में ये बातें भी चल रही थी कि खमनेई का शासन वहाँ के नागरिकों को पसंद नहीं आ रहा है। वो वही ईरान चाहते हैं जो बरसों पहले था, जहाँ पर आज़ादी थी और लोग अपनी बातों को रख सकते थे। हाँ, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको ये लग रहा है कि कोई दूसरा देश आके हमारे देश में क्यों इंटरफियर करे। तो इन बहुत लोगों ने क्यों इंटरफियर किया। बांग्लादेश में जो हुआ, आज शेख हसीना जी हमारे हिंदुस्तान में हैं सुरक्षित, लेकिन वहां भी हुआ ना। और तो सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है जब जंग की बातें होती हैं, और हर कंट्री चाहता है अपने हित के लिए। हम लोग के लिए कितना बड़ा सेटबैक था कि हमारे हिंदू बट मैम, लोगों को इतना बांग्लादेश अटैक की जो किया। बात आपने यहाँ पर की है उसमें तो एक ये भी बात है ना कि वो तो गृह युद्ध हो गया, वहां पर स्टूडेंट्स जो थे वो अगेंस्ट हो गए शेख हसीना के। इसके पीछे नो डाउट पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो अभी इस पटल पे रखना सही भी नहीं होगा इस मंच पे। लेकिन ऐसे में गृह युद्ध हमें देखने को मिला, जिसके बाद ये सत्ता परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर ईरान के अंदर में अगर आवाम को चाहिए, वहां की पब्लिक को चाहिए कि हाँ, खामने की अब सरकार, हमें धार्मिक सरकार नहीं चाहिए, हमें शाह वाली सरकार चाहिए जब हम बहुत बेहतरीन तरीके से और डेवलपमेंट के साथ जिया करते थे, तो ये परिवर्तन अंदरूनी होना चाहिए। और किसी के घर के अंदर में इस तरह से इंटरफेयर करना, ये बात आप जो कह रहे हैं ये भी बिल्कुल सही, 100% सही है। लेकिन उनको वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे लोग बोल नहीं सकते जिस तरह से हम लोग यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में बोल सकते हैं। हम लोग अपना पक्ष रख सकते हैं। जब पहलगाम का अटैक हुआ, हम लोगों ने जाके माइक जॉनसन से मिले, जो नंबर 3 मैन है इस देश के, ट्रंप के बहुत करीबी हैं। उनको हमने बोला कि आपको हमें जो कॉजेज सपोर्ट देते हैं ना झूठ मूठ का,
हमें वो नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को इस समय आपको अगर खड़ा होना है तो हमारे साथ खड़े होइए एंड कट ऑफ द मनी दैट इज गोइंग टू पाकिस्तान, कट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर हेल्पिंग देम विद। अगर आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं तो हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हम लोग बहुत सटीक बातें कर सकते हैं। ये एक हम लोगों को प्रिविलेज है। जी, हर डॉक्टर देश में पूर्णिमा। ये प्रिविलेज नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है ये जी चीज। तो डॉक्टर पूर्णिमा, अगर ऐसे में हम ये समझे, अब इस युद्ध में अगर कोई मध्यस्थता करता है, मीडिएशन के लिए आता है, तो कौन सा देश बेहतर होगा? क्या भारत की इसमें बड़ी भूमिका रह सकती है? मुझे ऐसे लगता है कि द बेस्ट पर्सन, और ये मैं होल हार्टेडली बोल रही हूँ, मोदी जी इज द बेस्ट पर्सन। वो इन्वॉल्व होंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हमारे देश हिंदुस्तान के लीडर हैं और हिंदुस्तान हमेशा से जाना गया है कि हम लोग अहिंसा में बिलीव करते हैं। जी। हम लोग करते हैं कि पीस इज शुड बी द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कंट्री।